नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने मां को दी मुखाग्नि। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ सब वाहन में ही बैठे रहे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गेम चेंजर कहे जाने वाले सीपैक प्रोजेक्ट पर चीन पाकिस्तान उलझे, चीनी राजदूत ने की सवालों की बौछार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सैनिकों व आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत, सेना का यह बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि इमरान के सांसदों का सामूहिक इस्तीफा नामंजूर, स्पीकर बोले एक एक कर दे हाथ से लिखे त्याग पत्र। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बंगाल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, तो ममता बनर्जी बोली आपकी मां हमारी मां, थोड़ा आराम करिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आप लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखेगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ सब वाहन में ही बैठे रहे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी और अंतिम सफर के दौरान वो मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो सब वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर UN मेहता अस्पताल में निधन हो गया। वो 100 साल की थी और मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है और इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे वो, और यहां से वो सीधे गांधीनगर के रासायन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए और पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गेम चेंजर कहे जाने वाले सीपैक प्रोजेक्ट पर चीन पाकिस्तान उलझे, चीनी राजदूत ने की सवालों की बौछार। जी हाँ दोस्तों, चीन इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सियासी उथल पुथल और अस्थिरता के बीच भारी आर्थिक संकट झेल रहा है और इस वजह से दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। चीन ने पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहे जाने वाले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट की गति से चीन खुश नहीं है। इस्लामाबाद में बीजिंग के राजदूत ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक शीर्ष सहयोगी के साथ बैठक में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में लगी चीनी कंपनियां धीमी गति से काम कर रही हैं। कराची स्थित बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी राजदूत ने चीनी कंपनियों के प्रति देश के बिजली नियामक कंपनियों के गलत और असहयोगी व्यवहार का हवाला दिया और कहा कि ये कंपनियां स्वतंत्र बिजली संयंत्रों को भुगतान करने में देरी और बढ़ती विनिमय दर को कम कर रही हैं और इस वजह से सारे प्रोजेक्ट धीमी हो गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सैनिकों व आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत, सेना का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई मुठभेड़ में 3 सैनिकों और 2 आतंकवादियों सहित 5 लोग मारे गए। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने गुरुवार को बयान में कहा कि कुर्रम कबायली जिले में भीषण गोलीबारी हुई और सेना ने मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्षेत्र की सफाई की जा रही है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे बहादुर सैनिकों के ऐसे बलिदान हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान के सांसदों का सामूहिक इस्तीफा नामंजूर, स्पीकर बोले एक एक कर दे हाथ से लिखा त्याग पत्र। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी PTI के सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे खारिज कर दिए हैं। स्पीकर ने अपना रुख दोहराया है कि प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से हस्तलिखित इस्तीफा सौंपना होगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नियमों के अनुसार सत्यापन के लिए हाथ से लिखा इस्तीफा ही मंजूर किया जा सकता है। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार अशरफ ने गुरुवार को PTI के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि संविधान के अनुसार व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा पूरा मंजूर किया जा सकता है, सामूहिक नहीं। गुरुवार को पाक संसद भवन में नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर के नेतृत्व में PTI के प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की थी और इसमें अशरफ ने कहा है कि PTI के सांसद इस्तीफे केवल संविधान और नेशनल असेंबली के कामकाज के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े ममता बनर्जी बोली आपकी मां हमारी मां, थोड़ा
आराम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए हैं। सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में उन्होंने मां को मुखाग्नि दी थी और इसके बाद वह अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी कि हमारी भी मां, ईश्वर आपको शांति दे कि आप अपना काम जारी रख सकें। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन। निजी कारणों से आपके बीच बंगाल नहीं आ पाया और इसी के साथ क्षमा मांगता हूं। रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। कुछ देर बाद गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिला। कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन आपकी माताजी के निधन के चलते आप यहां नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने वंदे भारत ट्रेन यहां लॉन्च की है। मोदी ने बंगाल में शुक्रवार को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और इनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य के 4 रेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फाइटर जेट से ब्रह्मोस के नए अवतार की सफल टेस्टिंग, घातक स्पीड से किया टारगेट का खात्मा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटीशिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबाया जा सकता था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इसी के साथ इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशान लगाने की मारक क्षमता हासिल की है। प्रशासनिक स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है और प्रशिक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ BAPL और HAL शामिल थे। ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता बढ़ गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के साथ डिफेंस डील करेगा साइप्रस, जयशंकर बनेंगे गवाह, पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी से परेशान साइप्रस भारत के साथ रक्षा समेत कई डील करके कड़ा संदेश देने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां रक्षा के साथ आव्रजन को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि साइप्रस तुर्की की दुखती रग है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर और भारत को लेकर जहर उगलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को करारा जवाब देंगे। साइप्रस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान तुर्की के साथ विवाद पर बातचीत हो सकती है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर खासतौर पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद एक चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चीनी महिला को सुरक्षा एजेंसियां बिहार के गया में तलाश कर रही है और इस महिला का स्केच भी जारी कर लिया गया है। बिहार के गया में SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि दलाई लामा का दौरा यहां चल रहा है और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। चीन की एक संदिग्ध महिला के बारे में जानकारी मिली है। स्केच बनवाकर मामले की जांच करवाई जा रही है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 3 दिनों के अपने बिहार के दौरे पर हैं और वो गया में धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। SSP ने बताया कि होटल, मोनेस्ट्री सहित कई स्थानों में जांच की जा रही है और उन्होंने बताया कि अभी प्रारंभिक जानकारी है और महिला को लेकर वेरीफाई किया जा रहा है और अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलाई लामा की जासूसी मामले में चीनी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बौद्ध भिक्षु के वेश में थी ये महिला। जी हां दोस्तों, बोध गया के कालचक्र मैदान के पास से गुरुवार की शाम पुलिस ने एक चीनी महिला मिस सोंग सियालियोन को हिरासत में ले लिया है और महिला बौद्ध भिक्षु के वेश में थी और बताया जा रहा है कि वो साल 2020 से ही बोध गया में है और बीच में वो नेपाल भी गई थी और वो चीन में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। पकड़े जाने के बाद बोध गया थाने में उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा कदम, 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR को कर दिया गया है जरूरी। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी से पकड़ रहे हैं और चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। विशेषज्ञों को दावा है कि न्यू ईयर पर वहां
वहां हालात और भी बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर जारी गाइडलाइन पर भ्रम की स्थिति के कारण एयर सुविधा लागू की गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाली यात्रियों में से 2% का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर प्रवेश करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।